हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंजू एक बहुत ही सुंदर और आलसी स्वभाव की लड़की थी, जिसके चलते अक्सर ही वो अपने कामों को टाल दिया करती थी। कभी वो नहाना छोड़ देती थी तो कभी ब्रश करना। धीरे धीरे उसका आलस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने ब्रश करना ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके दांत बहुत ज्यादा पीले पड़ गए थे और उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू भी आती थी, जिसकी वजह से लोग उससे बात करने से दूर भागते थे। उसके परिवार में उसके पिता राजेश और माँ निर्मला रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन मंजू के कॉलेज में पहला दिन होता है। वो अच्छे से स्टाइलिश कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है। कॉलेज के कुछ लड़के उसको घेर लेते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। कपड़े तो कमाल के पहने हैं, दिखने में भी पटोला हो, फ्रेशर हो क्या? चलो अब जो भी हम बोलेंगे ना तुम्हें वही करना होगा। तुम हम दोनों को बारी बारी किस करोगी? वो भी लिप टू लिप मैडम। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं लिप टू लिप किस करूंगी तुम दोनों को और तुम दोनों भागोगे नहीं। बोलो, मंजूर है? मंजू उनको किस करने के लिए जैसे ही मास्क उतारकर आगे बढ़ती है तो उसके पीले दांत और मुंह की बदबू से वो लड़के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। मंजू के लिए अर्जुन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अर्जुन मुंबई की MNC कंपनी में जॉब करता था। उसके परिवार में उसके पिता आजाद सिंह और माँ किशोरी देवी थे। वो अपने घर वालों के साथ मंजू को देखने आता है। जी और बताइए आप लोग। हाँ, सब बढ़िया। बस अब बेटे की शादी हो जाए फिर तो सब ठीक हो जाएगा। अब जरा लड़की को बुलाइए आप। जी बस बस, अभी आते ही होगी मेरी बेटी। दोनों के परिवार वाले मिलकर उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। सुहागरात की रात को मंजू अपने मुंह की बदबू छुपाने के लिए खूब सारी इलायची खा लेती है, जिससे उसके मुंह की बदबू कुछ टाइम के लिए नहीं आती। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। जब भी अर्जुन उसके करीब आता वो लाइट ऑफ कर देती और इलायची खाने के बाद ही उसको अपने करीब आने देती। साथ ही वो अपने ससुराल वालों से बातचीत नहीं करती थी और सारा टाइम वो बस अपने कमरे में ही रहा करती थी। उसका ये बर्ताव किशोरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे ओ कामचोर नालायक, सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है मरी भैंस की तरह। कोई काम भी कर लिया कर। ना किसी से बोलती है न बतलाती है। हे भगवान, कहीं तो गूंगी तो नहीं है? नहीं नहीं। अरे करम जली, तेरा नाश चाहे। नहीं बोलना तो मत बोल। कम से कम घर का काम तो कर ले जाके। महारानी बनके सारा दिन बेड पे बैठी रहती है। पता नहीं क्या पढ़ा लिखा कर भेज दिया तेरे बाप ने यहाँ। माँ जी खबरदार, जो मेरे पापा के बारे में कुछ बोली तो। अरे अरे अरे, एक मिनट रुक, अपने दांत तो दिखा। हे भगवान, ये तेरे दांत है या पीला पत्थर? अरे कभी इन्हें साफ नहीं किया क्या? आय हाय, और ये बदबू, आय हाय। छी, कितनी गंदी बदबू आती है तेरे मुंह से। बदबू आ रही है तो सूंघो ना। मैंने कहा था आपसे कि मेरे पास आओ, बात करो मुझसे। हाँ, कैसे जबान लड़ा रही है। जरा दूर हो मुझसे। जैसे बदबू वैसे जहरीले से तेरे बोल। पीला दंत मंजन। देखिए माँ जी, आप जाइए यहाँ से। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं आपके साथ सर भिड़ाती रहूं। अरे तुझे पता है, इतनी दुनिया तो ना कोरोना वायरस से नहीं मरी होगी जितनी तेरे इस मुंह के बदबू से मर जाएगी। बस कीजिए माँ जी, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी शुरुआत आपसे ही हो जाए, और वो भी आज ही। ऐसे ही दोनों में बहस काफी देर तक होती रहती है और शाम को जब अर्जुन ऑफिस से घर आता है तो किशोरी उसे मंजू का सारा सच बता देती है, जिसके बाद अर्जुन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो मंजू के पास उसके कमरे में जाता है और उससे कहता है, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? आ गए हो?
अब आप भी कह दो कि मेरे दांत पीले हैं, ये वो बदबू आती है। कुछ कहना है आपको? बोलो बोलो। यार तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ, और अगर मैं ही तुम पे हंसने लगा तो बाकी लोगों में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा फिर? बस बस, मुझे सब पता है, ज्यादा बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं है। अरे यार, मैं परेशान हो चुकी हूँ, जिसे देखो वही मेरा मजाक बनाता रहता है। अरे कोई मेरे बारे में भी तो सोचो, आखिर मेरे दिल पर क्या बीतती होगी। अरे यार परेशान मत हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई कुछ भी बोले मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता, और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे ही वक्त बीतता है। आए दिन उसकी सास उसको पीले दांतों को लेकर उसे खरी खोटी सुनाती रहती है। अर्जुन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। ऐसे ही एक दिन वो ऑफिस से घर आता है और अपने लैपटॉप में टीथ व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट डेंटल क्लिनिक को सर्च करता है, और अगली सुबह मंजू को वहां लेकर पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर उसको माउथ व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और कुछ ही देर बाद दोनों क्लिनिक से घर वापस आते हैं। माँ, माँ कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटा, बोल। अरे जिस चीज से आपको दिक्कत थी ना, आज वो दिक्कत ही खत्म कर दी मैंने। अरे साफ साफ बोलना, तो कहना क्या चाहता है? माँ, मैंने मंजू के दांतों के पीलेपन का ट्रीटमेंट करवा दिया। अब इसके दांत पीले नहीं हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको। अच्छा, तो अब ये येलो येलो डटी फेलो से व्हाइट व्हाइट ऑर्बिट व्हाइट हो गई। वाह 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 वाह। बस माँ, शर्म नहीं आती आपको? अपनी ही बहू का मजाक बना रही हो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और किशोरी आए दिन मंजू का मजाक बनाया करती। ऐसे ही एक दिन मंजू किचन में कुछ बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आती है और उसके दांतों का बहुत ही ज्यादा मजाक बनाकर हंसने लग जाती है। तभी अचानक उसके दिल में दर्द होता है और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। मंजू तुरंत अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, जहां डॉक्टर किशोरी का इलाज करते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी माँ जी को? वो ठीक तो है ना? जी देखिए, खुशी हो या गम, इंसान एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर सकता है, और आपकी सासू माँ को बहुत ज्यादा हंसने की वजह से हार्ट अटैक आया है। कुछ दवाइयाँ लिख दी है मैंने, आप लोग ध्यान से टाइम पर इन्हें देते रहिएगा। वक्त बीतता जाता है। मंजू अपनी सास की सारा दिन रात सेवा करती रहती है और उनका खुद से ज्यादा ख्याल रखती है। अपनी बहू का ये सेवा भाव देखकर किशोरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। मंजू बहू, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने हमेशा तेरा मजाक बनाया, तुझे चिढ़ाया, पर तूने एक अच्छी बहू बनकर अपना हर फर्ज निभाया बेटा। मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप माफी मत मांगिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। जो हुआ उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए। इस तरह मंजू को अपने पीले दांतों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अब वो खुलकर सबसे बात किया करती और कोई उससे दूर भी नहीं भागता था। फिर सब मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मनीषा अटरिया नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी, जिसे गुटखा खाने की गंदी लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसके दांत लाल पड़ गए थे, जिसके चलते कहीं भी उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके लिए समर नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के का रिश्ता आता है, जो कि शहर में अपनी माँ गायत्री के साथ रहता था। मनीषा की माँ पूनम अपनी बेटी के दांतों को साफ करवा देती है ताकि उसका रिश्ता पक्का हो सके। समर अपनी माँ के साथ मनीषा के घर उसे देखने आता है। दामाद जी, हमारी बेटी बहुत गुनी है, किसी भी चीज की कौनो लत नहीं है उसको। जी मैं कुछ समझी नहीं, की कहा तुसे? अब जी वो मैं ये कह रही थी कि इसको खराटे लेने की लत नहीं है। वो होती है ना कुछ लड़कियाँ,
खराटा लेती रहती हैं। ओह बहन जी, कितना दिया गल्ला कर रहे हो। खराटे मारना भी कोई बुरी आदत है? खराटे तो मैं भी मार दिया। हाँ आंटी जी, माँ के कहने का वही मतलब था। और आपने मेरे दांत देखे कितने सफेद है। देखो। हाँ हाँ ठीक है, पर हुन तो आंटी नहीं, मैं तेरी होने वाली सासू माँ हूँ। ता हुन तो मैनू ना सिर्फ मम्मी जी ही कहना, और मेरे वल्लों ए रिश्ता पक्का। इस तरह मनीषा और समर का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन मनीषा को गुटखा खाने की बेचैनी होने लगती है, जिसकी वजह से वो दुकान से कई सारे गुटखे के पैकेट छुपाकर घर ले आती है। और जब भी उसका गुटखा खाने का मन करता है, वो एक पैकेट निकाल कर खा लेती। ऐसे ही एक दिन जब समर बेड के नीचे से अपनी चप्पल निकाल रहा होता है, तभी उसके हाथ गुटखे का पैकेट लग जाता है। समर उस पैकेट को लेकर हॉल में जाता है और सभी को आवाज लगाता है। माँ, मनीषा, क्या है ये सब? की हो या पुत्र? ये देखो गुटखे का पैकेट। अरे ये मेरे कमरे में कहाँ से आया? हाय हाय, छी छी, एक ही है, दूर कर इसनु मेरे तो। इस सब को देखकर मनीषा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए कहती है, माँ जी मुझे लगता है ये ना इन्हीं के हैं। भला घर में तो बस हम दो औरतें रहती हैं और हम दोनों ये सब खाएंगी? आई है, कभी नहीं। क्या बकवास है ये सब? अरे मैं खाऊंगा क्या, तुम्हें लाकर दिखाऊंगा। मुझे बस ये बता दो कि ये मेरे कमरे में कहाँ से आया। मैं भी यही सोच रही थी। आज से पहले तो हमारे घर में ये सब कुछ कभी नहीं मिला, आज कहाँ से आ गया? बहू, किते तेरा था नहीं? नहीं नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं और ये सब खाऊंगी? कभी नहीं, छी छी। ओ पुत्र जी, सारा दिन घर विच पड़ोसी आंदे जांदे रहंदे ने, हो सकता किसी ने छुपा दिता हो। इस तरह मनीषा अपने आप को बचा लेती है। वक्त बीतता जाता है। मनीषा की गुटखा खाने की लत बढ़ती ही जाती है। वो उन पैकेट्स को एक बक्से में डालकर उस बक्से को ताला लगा देती है, और जब भी उसका मन करता वो चुपके से उसमें से गुटखा निकाल कर खा लेती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास को गमले में थूके हुए गुटखे के निशान मिलते हैं। गायत्री को अपनी बहू पर शक होने लगता है, जिसके चलते वो अपनी बहू की जासूसी करने लगती है। एक रात जब मनीषा गुटखा खाने के लिए छत पर जाती है, तभी उसकी सास उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने बेटे को बुला लेती है। हाय हाय, नी तेरा नास जाए तू मर जाए, तेनू शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? समर पुत्र, जल्दी आ उठते और देख ले अपने बीवी दे कारनामे। मारा का मेरा हाथ छोड़िया, मुझे दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ, आपने मनीषा को ऐसे क्यों पकड़ा है? पुत्र जी, जो उस दिन गुटके दा पैकेट ਤੁਹਾਡੇ हथ लगा सी ना, ओ होर किसे दा नहीं, ऐसे दा सी। ए होई है जेड़ी साडे घर विच गुटके खांदी है। क्या ये सच है मनीषा? मुंह खोलो अपना, मुझे देखना है कि तुम्हारे मुंह में क्या है। आटे उमा गुटका क्या कर लोगे? हाँ, वही पाप बड़े कर दिया माने। अरे तुम दोनों माँ बेटा तो मेरा पीछे ही पड़ गए। सुभान ता देखो कितना कैंची वांगू चिल्लाती है। अरे बाबा देखो, गुटखा खाने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, और ये एक नशे का पदार्थ है जो तुम्हारे दिमाग का संतुलन खराब कर सकता है, समझी तुम? अरे इतना सालों से खा रही हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या होगा? बात तेरी सेहत और हमारी रिस्पेक्ट की है। सारे मोहल्ले वाले साडे उत्ते हंसणगे जदों किसी नु पता लग गया कि तू गुटके खानी है। छी छी, हाय, हुण की मुंह दिखाऊंगी मैं लोकां नु? अपना ये भाषण ना मुझे मत दो, अब मैं आपका यही सब खाते रहूंगी। गायत्री और समर उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पर वो किसी की भी बात नहीं मानती और गुटखा खाती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और लंबे समय से गुटखे का सेवन करने की वजह से मनीषा की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है।
समर उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसके बहुत सारे टेस्ट करते हैं और पता चलता है कि अधिक गुटखा खाने की वजह से मनीषा लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर पर आ गई है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये बात सुनकर समर का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो दिन रात एक करके अपनी पत्नी की सेवा करता है। अपने पति का इतना ज्यादा प्यार देखकर मनीषा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता और मैं आज सही सलामत आपके साथ होती। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हर पल तुम्हें समझाता रहा पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और अपना यह हाल कर लिया। हाँ, मैं सब जानती हूँ। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ बोलो। समय बस मुझे एक बार गले से लगा लो। मुझे नहीं पता मैं और जी पाऊंगी भी या नहीं। मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा मनीषा, हौसला रखो। नहीं समर, अब वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें अलविदा बोल दूं। मुझे माफ कर देना, मैं कभी एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। I love you समर and I'm sorry। इतना कहकर मनीषा वहीं अपना दम तोड़ देती है। सभी परिवार वाले उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। मनीषा की मौत के बाद समर एक नशा मुक्ति एनजीओ का हिस्सा बन जाता है और जगह जगह जाकर गुटखा और उसके जैसे अन्य नशीले पदार्थों का सेवन ना करने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना शुरू कर देता है और अपनी ताउम्र मनीषा की यादों और समाज की सेवा में बिता देता है। दिल्ली शहर में एक अद्विका नाम की लड़की अपनी माँ सुमन और पिता रमन के साथ रहती थी। वो हर काम में निपुण थी, लेकिन उसे चाय पीने का और उसके साथ शायरी करने का बहुत शौक था। इतना कि वो दिन में 10 से 12 बार चाय पी लेती थी, चाहे गर्मी हो या सर्दी। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इस सब से उसे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। तो वहीं वो उनकी एक बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर बिना बताए अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। वो कहते हैं ना, यूं तो बड़ा सख्त है मेरा दिल, मगर कमबख्त चाय पर फिसल जाता है। हाँ सही कहा, बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन ज्यादा चाय इज बैड फॉर हेल्थ। वो मोहब्बत ही क्या जो तकलीफ ना दे। अरे अब यहीं खड़े रहोगे या चलोगे भी? हाँ चलो चलो, फिर घर भी तो वापस जाना है। वो तीनों अच्छे से एंजॉय करके अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, जहां अद्विका के माता पिता गुस्से से लाल होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। चुपचाप चली जाती हूँ, मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चलेगा। आ गई महारानी। मम्मी आप? हाँ तूने क्या सोचा हम तुझे ऐसी जाने देंगे? सीधे सीधे बता कहाँ गई थी तू? इश्क की दवा लेने गए थे हम और चाय पीकर वापस आ गए। क्या क्या बोल रही है तू? बस माँ, बैठ जाती हूँ वहाँ, चाय बन रही हो जहाँ। अरे भाग्यवान, तेरी लड़की चाय पीने गई थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर अद्विका की चाय पीने और शायरी करने की आदत में कोई सुधार नहीं आता और एक दिन उसके लिए अर्नव नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ कविता एक खड़ूस किस्म की औरत थी। वो दोनों अद्विका को देखने उसके घर आते हैं। अरे आइए आइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई बेटा? नहीं आंटी, सब ठीक था। ओ जी वास्तु से कुड़ी नु बुला दो। तभी वहाँ हाथ में चाय नाश्ता लिए अद्विका आती है और कविता के पैर छूती है, जिसके बाद घर वाले अर्नव और अद्विका को एक दूसरे से अकेले में बात करने के लिए छत पर भेज देते हैं। ये लीजिए चाय। आप चाय नहीं पीती? चाय के नशे का आलम तो कुछ यूं है गालिब
कि कोई राय भी पूछे तो उसे चाय पे बुला लेते हैं। अच्छा, तो आप शायरी भी करती हो? अर्नव और अद्विका एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और परिवार वाले मिलकर उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। साथ ही कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चलता है, लेकिन अद्विका की चाय पीने की आदत में कोई सुधार नहीं आता और इसकी इस आदत की वजह से रोजाना घर का सारा दूध खत्म हो जाता, जिससे उसकी सास को बहुत ज्यादा हैरानी होती। और एक दिन वो घर के फ्रिज पर नजर रखने का सोचती है कि आखिर दूध जाता कहाँ है। तभी कविता की नजर अद्विका पर पड़ती है, जो बार बार चाय बनाकर पीती है, जिसे देखकर उसकी सास को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अद्विका बहू, इधर आ। जी माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची ये बार बार चाय बनाना की मतलब है? तो क्या हुआ माँ जी, मुझे चाय पीना पसंद है, इसीलिए तो घर का दूध खत्म हुआ है, और आ जाएगा ना। खसमा नु खाड़िए, तेरी केड़े प्यो दी दुकान है जेड़ा हो राजूगा। देखिए माँ जी, अपने बात करने का लहजा न जरा ठंडा रखिए, क्योंकि गरम तो मुझे सिर्फ चाय पसंद है। इतना कहकर अद्विका वहाँ से चली जाती है और शाम को जब अर्नव ऑफिस से घर आता है तो उसकी माँ उसे सारी बात सुनाती है। ये सब सुनने के बाद अर्नव को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अद्विका के पास जाकर उससे बात करता है और कहता है, अद्विका, ये सब क्या है? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने आज माँ से क्या कहा? क्या कहा बताओ? तुम माँ को उल्टा जवाब दे रही थी। मैंने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। तुम्हारी माँ ना मुझे चाय पीने से रोक रही थी, तो मैंने भी उन्हें बोल दिया कि हर जख्म पर मरहम सी है, चाय तो हमारी हम कदम सी है। क्या कहा तुमने उन्हें? सिंपल, मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं एक बहुत बड़ी चाय लवर हूँ और ये बात मैंने आपको शादी से पहले ही बोल दी थी। अरे तो ये बात प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। तो अब बोल देती हूँ जनाब, क्योंकि एक कप चाय दो दिलों को मिला देती है और एक घूंट भरते ही पूरी थकान मिटा देती है। अपने पति और सास के समझाने पर अद्विका मान जाती है और चाय पीना कम कर देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी चाय पीने की तलब फिर से जाग जाती है और वो चुपके चुपके चाय पीना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अचानक एक दिन अद्विका बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर अर्नव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं कि अद्विका को ज्यादा चाय पीने की वजह से कमजोरी और हाई शुगर हो गई है और डॉक्टर अद्विका की चाय और मीठा बिल्कुल बंद करवा देते हैं। कुछ दिनों बाद अद्विका को अर्नव घर ले आता है और एक दिन जब वो अद्विका को दवाई देता है तब, अद्विका, चलो दवाई ले लो। नहीं अर्नव, मुझे नहीं लेनी। अरे ऐसे नहीं बोलते, अगर तुम्हें ठीक होना है तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। ना दिल का दर्द, ना कोई रोग, चाय पीते हैं जो, वो दवा खाते नहीं रोज। तुम्हें रोग है, वो भी शुगर का। मतलब तुम नहीं मानोगे ना, ये दवाई मुझे खिलाकर ही मानोगे। अगर बात तुम्हें ठीक करने की है तो बिल्कुल भी नहीं। अक्सर तेरे प्यार के नगमे मैं यूं गुनगुनाती हूँ, होठ मुस्कुराते हैं मेरे जब मैं चाय का कप उठाती हूँ। बस अब बहुत हुआ, तुम आराम करो अब। कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है। अद्विका अच्छे से रिकवर करती है, जिसे देखकर कविता को भी बहुत खुशी होती है। लेकिन कुछ ही समय बाद चाय ना पी पाने की वजह से उसे चाय की तलब लग जाती है और काफी तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद अर्नव डॉक्टर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। डॉक्टर अद्विका को रोजाना सिर्फ 1 कप चाय पीने के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन सिर्फ शुगर फ्री चाय। ये बात जानने के बाद अर्नव तुरंत घर आता है
और अद्विका को एक सरप्राइज देने की सोचता है और रूम को थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देता है। उसके लिए स्पेशल चाय नाश्ते के साथ लेकर आता है। वहीं घर के बाहर बारिश भी हो रही होती है, जिसे देखकर अद्विका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है, वाओ, इसी बात पर एक शेर सुनाती हूँ। ये बारिश की बूंदे और तुम्हारा हाथ, ये बारिश की बूंदे और तुम्हारा हाथ, हाथ में चाय और वो पहली मुलाकात। वाह वाह, क्या बात है। बैठे चाय की प्याली लेकर, सोचा पुराने किस्से करेंगे गरम। चाय तो ठंडी हो गई, मगर जनाब आपकी आंखें हो गई नम। अब हर रोज तुम एक ही कप चाय पियोगी, और वो भी शुगर फ्री। जी जनाब, हमें सब मंजूर है। इतना सब होने के बाद अद्विका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हद से ज्यादा चाय पीना कितना गलत होता है, और वो अपनी सास के साथ की गई बदतमीजियों के लिए उनसे माफी मांगती है। साथ ही वो जल्दी रिकवर भी हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। राधा एक चालाक और बहुत ही तेज लड़की थी। वैसे तो वो सब काम बहुत ही अच्छे से कर लेती थी, पर उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसके माता पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता दिन रात सताती रहती थी। वक्त बीतता जाता है और उसकी शादी मुकेश नाम के लड़के से हो जाती है। उसकी सास करुणा एक बहुत ही सीधी साधी और अच्छी औरत थी। शादी के बाद उसके ससुराल का पहला दिन। अरे बहू, आज तेरा पहला दिन है रसोई में, तो खाने में कुछ मीठा बनाना। जी माँ जी, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी ना जिसे चक्कर आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। राधा थोड़ी देर बाद सभी के लिए खीर बना कर ले आती है, जो असल में उसने बाहर से ऑर्डर करके मंगवाई होती है। सब लोग एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खीर खाते हैं। तभी मुकेश बोलता है, अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। खुशबू तो आएगी ही। आज मेरी बहू ने पहली बार कुछ बनाया है। अरे बस बस माँ जी, और कितनी तारीफ करेंगी आप। अब लीजिए, जल्दी से चख के बताइए कि कैसी बनी है। वाह वाह, मजा ही आ गया खाकर। वक्त बीतता जाता है। इस तरह राधा सभी के दिलों पर खाने का जादू चला देती है और रोज कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाकर अपने घर वालों को खिला देती है, और सभी लोग उसकी खूब वाहवाही करते हैं। उसकी सास करुणा अपनी बहू के हाथों के बने खाने की तारीफ अपनी सहेलियों रीमा और सीमा में भी करती है, जिसके बाद वो दोनों उसके घर पर लंच पर आते हैं। और राधा अपने आप को बचाने के लिए एक बार फिर से बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है और सभी को परोसती है। एक तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर से रोज की रोज ऑर्डर करके इनको खाना परोसते रहो। भगवान, मेरे तो दिमाग की दही हो गई है। अरे वाह, खुशबू सूंघ के तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। अरे आंटी जी, फिर देरी कैसी? लीजिए, जल्दी से खाइए। अरे हाँ, इब तावली तावली रोटी ला दे, रुका कौन जाता, पेट में चूहे कूदे हैं। वो सभी लोग राधा का परोसा हुआ खाना चख कर उसकी स्वाद में खो जाते हैं। रे बहू, तू इतना अच्छा खाना क्यों कर बना ले है? कोई रेसिपी ले रही है के? जी नहीं आंटी जी, ऐसी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। वो तो मुझे हमेशा से खाना बनाने का काफी शौक था, तो बस इसीलिए। इस तरह रीना और सीमा खुशी खुशी खाना खाकर अपने घर चली जाती है। राधा अपने झूठ को छुपाने के लिए अपनी बाहर से खाना मंगाने की आदत को बरकरार रखती है, तो वहीं रीना अपनी बहू शांति और सीमा अपनी बहू मेघा को रोज ही खाने के लिए ताने देना शुरू कर देती हैं। इस तरह वो दोनों परेशान होकर राधा के हाथ का बना खाना खाने के लिए उसके घर आ जाती हैं, और रसोई में जब राधा बाहर से मंगवाया हुआ खाना परोस रही होती है तो वो दोनों उनको देख लेती हैं और बोलती है, अरे वाह राधा रानी, तो ऐसे दिल जीत रही हो तुम हमारी सासू माँ का।
बाहर से खाना मंगवाती हो? और देख भाई देख, और कैसे हमारी सासू माँ को ये चंटो माई बेवकूफ बना रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, पर सच बात तो ये है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी और अपने ससुराल वालों की इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ किया। अपनी ये ज़बान है ना, अब बंद कर दो और हमें ये बताओ कि ये खाना तुम कहाँ से मंगवाती हो, ताकि हम भी ऑर्डर कर कर मंगवाए और हमारी सास को खुश कर दे। लेकिन अगर आप भी सेम जगह से खाना ऑर्डर करेंगी तो सबको शक हो जाएगा। और तुम्हारी बात सुन ध्यान से, और मैं बता और जल्दी से ना नंबर बता जहाँ से तू खाना ऑर्डर करती है। और हाँ, आज से ना ये हम तीनों का गैंग बन गया। इस तरह वो दोनों राधा को अपनी गैंग में जगह दे देती हैं और उसके आइडिया को खुद भी अपना लेती हैं। वक्त बीतता जाता है और अब घर में राशन की जगह सिर्फ और सिर्फ खाना ही आता है। सभी सासें अपनी अपनी बहुओं से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और अपनी अपनी सहेलियों को अपने घर में बुलाकर खाना खिलाती हैं। वक्त बीतता जाता है और तीनों को अपनी बहुओं पर शक होने लगता है। ऐसे ही एक दिन, अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? तीनों बहुओं के हाथ का खाना बिल्कुल एक जैसा है। तो तू कहना क्या चाहती है? तेरी बहू सिर्फ खाना बनाती है और हमारी बहुएं परोसती हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। करुणा कति सही कह रही है तू, दाढ़ में जरूर कुछ काढ़ा है। अरे तू चिंता मत कर, मेरे पास एक तरकीब है। ऐसे ही वो तीनों अपनी अपनी बहुओं को रंगे हाथों पकड़ने के लिए करुणा एक आइडिया निकालती है और सभी को अपने घर पर बुला लेती है और राधा के हाथ का बना खाना खाने को कहती है। राधा हमेशा की तरह बाहर से खाना मंगवा लेती है और सभी को खाना परोस देती है। सीमा और रीना अपनी अपनी बहुओं को खाना चखने के लिए कहती हैं। तभी करुणा उनसे कहती है, तो बहुओं, कैसा लगा मेरी बहू के हाथ का खाना? तुम लोगों को ऐसा खाना बनाना आता ही नहीं है। अरे बस कीजिए आप अपनी बहू की तारीफें करना, हाँ नहीं तो। मुझे तो बस राधा के हाथों का खाना पसंद है। क्या टेस्ट है इसके हाथों में। और मम्मी जी, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है और ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्योंकि हम भी वहीं से खाना मंगाते हैं और जहाँ से ये राधा मंगवाती है। हे भगवान, ये क्या खिचड़ी पक गई सारी। हाय हाय। हाँ तो तुम ही बता दो ना कि क्यों ना करे। तुम रोज रोज बाहर का खाना मंगवा कर ये कह देती हो कि खाना तुमने बनाया है। और बस रहने दो, और मेरे को है ना सारी बात पता है। और इस राधा को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। वो ये बाहर से खाना मंगवा के कह देती है कि खाना है ना मैंने बनाया है, और आप लोगों को पागल बना रही है, पागल। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ तुम सब के सब। मेरी बहू पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। अगर मेरी बहू के दिल में चोर था तो तुम कौन से कम हो? तुमने भी वही किया ना जो वो कर रही थी, तो इसमें किसी भी एक की गलती नहीं है, समझे तुम? और अब भलाई इसी में है कि सब शांति से अपने घर चले जाओ। सीमा और रीना अपनी अपनी बहुओं के साथ वहाँ से चली जाती हैं। साथ ही राधा को अपनी सास करुणा की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है। असल में तो मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था, इसीलिए मैं खाना बाहर से ऑर्डर करती थी ताकि आप मुझे घर से ना निकाल दें। कोई बात नहीं बहू, मैं गुस्सा इस बात से नहीं हूँ कि तुझे खाना बनाना नहीं आता था। अरे मैं ये पूछती हूँ कि तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं बेटा? वो मुझे लगा माँ जी कि सच जानने के बाद आप मेरा जीना दुर्भर कर देंगी और मुझे इस घर से निकाल देंगी। बस इसीलिए मैंने कभी आपसे कुछ भी नहीं कहा। चल कोई बात नहीं, अब मैंने तुझे माफ किया, पर याद रखना अब से बाहर का कोई खाना नहीं मंगाना। मैं तुझे खाना बनाना घर पर ही सिखाऊंगी और आगे से कभी मुझसे कोई बात मत छुपाना।
इस तरह करुणा अपनी बहू को खाना बनाना सिखा देती है और देखते ही देखते राधा इतना ज्यादा टेस्टी खाना बनाना शुरू कर देती है कि जो भी उसके हाथ का बना खाना खाता बस उंगलियां ही चाटता रह जाता। साथ ही राधा को भी ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि किसी भी बात को छुपाने से नहीं बल्कि उसको बता देने से ही मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू की खिचड़ी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इस तरीके के बहाने बनाती हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।